नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भानु नॉलेज शो में। तो आज हम भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी जिनको बोलते हैं, उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ आपके बीच में। और बहुत छोटा वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। और इसमें पूरा इस टॉपिक का पूरा निचोड़ जो है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, सारे फैक्ट्स का डिस्कशन करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है, जो आपको आसानी से हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो हमारे देश के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पॉलिटी अगर किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पॉलिटी आ रही है, तो उसमें इस टॉपिक का से प्रश्न पूछना बहुत ही आम है और ईज़िली पूछ लिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से पढ़ें। और ज़्यादा लंबा नहीं, छोटा वीडियो होगा। तो शुरू करते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो भारतीय संविधान के आपको बताया भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक में, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और संविधान निर्माताओं ने ये विचार किया, क्या कहाँ से लिया है, तो 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो आप इतना याद रखें इसके बैकग्राउंड की। जो हमारे देश के संविधान, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, तो वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए, जो कि 1937 में निर्मित किया गया था। ठीक है, और थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं, तो उसके लिए आपको याद रखना कि आयरलैंड के संविधान ने इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया था। ठीक है, फिर डीपीएसपी की अवधारणा आयरिश संविधान के अनुच्छेद 45 से आई है। जो आयरलैंड का संविधान है, उसका अनुच्छेद 45 है, उससे ये धारणा हमारे संविधान में ली गई है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 जो है, वो निर्देशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत कराता है। जो 37 जो आर्टिकल जो अनुच्छेद 37 है, वो हमें क्या बताता है? नीति निर्देशक के सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत कराता है कि ये सिद्धांत हैं, कि इनके क्या क्या कार्य होंगे, ये किससे रिलेटेड हैं, इनका मेन उद्देश्य जो क्या है। तो इनका उद्देश्य है कि लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना। तो ये इतना पॉइंट्स जो है वो आपने ये क्लियर कर लिया। इनका बैकग्राउंड कहाँ से लिए गए, तो ये आयरिश संविधान, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किए गए। ठीक है, और भारतीय आयरलैंड के संविधान में ये स्पेन के संविधान से ग्रहण किए गए थे। नेक्स्ट हम चलते हैं सिद्धांतों का वर्गीकरण। वैसे तो नॉर्मली हर कोई आपको पढ़ाएगा तो यही पढ़ाएगा कि नीति निर्देशक सिद्धांत, और अनुच्छेद 36 से 51 तक कंटिन्यू आपको मैं चाहता तो अनुच्छेद पढ़ा सकता था, लेकिन हमने इनको डिवाइडेशन किया जिससे आपको और आसान रहे इन अनुच्छेदों को समझने के लिए। और जो हमारे नीति निर्देशक तत्व जो हैं, जो सिद्धांत हैं, उनके जो सारे अनुच्छेद हैं वो किन किन चीज़ों से प्रभावित हैं, उनका अलग से हमने बनाया है। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को उनके वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर वैचारिक स्रोत और 3 भागों में वर्गित किया गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? तो पहला है समाजवादी सिद्धांत, दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत, तीसरा उदार एवं बौद्धिक सिद्धांत। तो हम उनके जो नीति निर्देशक सिद्धांत के वैचारिक स्रोत या उद्देश्य थे, उनके आधार पर मैंने इनको 3 भागों में बांट लिया है, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो डीपीएसपी का पहला उनको बांटा है, पहला भाग है समाजवादी सिद्धांत, दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत, तीसरा है उदार और बौद्धिक सिद्धांत। तो इनकी चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं समाजवादी सिद्धांत की। तो समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो पहला समाजवादी के जो समाजवाद को रिप्रेजेंट करते हैं, इनका उद्देश्य समाजवाद को बढ़ावा देना है, वो सिद्धांत। तो इनमें से कौन कौन से सिद्धांत हैं? पहला अनुच्छेद 38 ही है इस सिद्धांत को जो फॉलो करता है, समाजवादी सिद्धांत को। इसमें दिया गया जो अनुच्छेद 38 है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तो इसमें आपने देखा कि क्या दिया गया है कि राज्य जो होगा, हमारा जो राज्य है वो, एक सेकेंड इसको हटा दें, हाँ। तो राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा लोगों के लिए, जो वहाँ की जनता होगी। आय, स्थिति, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करेगा। जो असमानताएं हैं, आर्थिक रूप से कोई अमीर है, कोई गरीब है, या सामाजिक रूप से किसी का ज़्यादा बोलबाला है, ठीक है, या अन्य स्थितियाँ जो भी हैं सामाजिक, उसको मतलब सुरक्षित और संरक्षित कर लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यही कहना है अनुच्छेद 38 में। ठीक है, अनुच्छेद 39, राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगी। सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना, कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना, पुरुषों और महिलाओं दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन, श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा, बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण न होने देना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा है अभी कि इसमें क्या दिया गया है, राज्य विशेष रूप से निम्न नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। कौन कौन सी हैं? कि सभी नागरिकों की आजीविका को पर्याप्त साधन का अधिकार दिया जाएगा, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित किया जाएगा, जितने भी भौतिक संसाधन हैं, ठीक है, साधन हैं,
तो और कुछ व्यक्तियों के पास धन संकेंद्रित हो जाता है, जैसे आपने देखा वो बड़े बड़े जो धनी धनाढ़ लोग होते हैं उनके पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता रहता है, वो धनी बने और जो निर्धन है या गरीब है वो गरीबी बने रहते हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी। तो एक जगह मतलब व्यक्ति के पास आप धन संकेंद्रित होने से बचाना, उसको रोकना है। पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान मतलब जेंडर का जो दिया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, वो होना भी चाहिए, काफ़ी हद तक हो इसी दिशा में कार्य हो रहा है और हो रहा है। श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा, श्रमिक हैं जो कार्य कामगार हैं उनकी शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा, बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण ना होने देना। नेक्स्ट हम 41 की बात करेंगे, जो 41 है इसमें बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना। तो ये सारे अधिकार हैं 41 में, बेरोजगारी, बीमारी, विकलांगता, तो ये 41 में दिए गए हैं। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि फलाने किस अनुच्छेद में, ऐसे पूछ लेगा आपको कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की बात किस अनुच्छेद में कही गई है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट 41 की बात करेंगे, जो 42वां अनुच्छेद है, तो इसकी बात करेंगे। इसमें दिया गया ये है कि राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने तथा मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। जो नवजात शिशुओं को जो जन्म देती हैं तो उनको मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। नेक्स्ट 43 है। 43 राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 43A, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, और 43A था ये। और 47 में दिया गया लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। तो ये समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इनको याद रखेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट 39 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। 43 भी है, 43A ये भी है, और 47 ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इन अनुच्छेदों को आप याद रखें। नेक्स्ट हम करेंगे गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित नीति निर्देशक सिद्धांत, जो गांधी जी के से प्रेरित होकर जो सिद्धांत शामिल किए गए हैं या जो उसकी वो करते हैं। अनुच्छेद 40 है, राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सी ज़्यादा DPSP में अगर इंपॉर्टेंट तो ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। सीधा पूछ लेता है एग्जाम में कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में के द्वारा किया जाता है, क्या किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो ग्राम पंचायतों का गठन है तो वो अनुच्छेद 40। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें आप। नेक्स्ट बात करेंगे 43, राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सरकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। 43B ये तो पढ़ ही लिया था। 43B सहकारी समितियों के शैक्षिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 43B ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। 43B ठीक है, सहकारी समितियां जो हैं उनका गठन के बारे में, सत्ताएं कामकाज। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट 46 जो अनुच्छेद 46 है, राज्य समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। ये 47 में वर्णन किया गया। 47 आप पढ़ ही चुके हैं, ये भी उनमें ही आता है। और 47 में ये भी दिया गया राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार के लिए कदम उठाएगा, नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा, जो कि ऐसा हो नहीं रहा है। सारे पान मसाले, गुटखे और जो भी नशीली चीज़ें हैं वो बिक रही हैं, रोक लगाया जाता है लेकिन नीचे स्तर पर वो सब चलता रहता है। नेक्स्ट है 48 अनुच्छेद जो 48 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, गायों, बछड़ों और अन्य दुधारी पशुओं के वध पर रोक लगाने तथा मवेशियों को पालने और उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं योगी सरकार उत्तर प्रदेश में रोक लगा दी है, तब से किसान बहुत परेशान है, तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये वाला 48 अनुच्छेद, इसको याद रखें अच्छे से। ये गायों, बछड़ों और अन्य दुधारी पशुओं के वध पर रोक लगाना, मवेशियों को पालने और उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए प्रावधान करना, ये किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 48। नेक्स्ट उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित निर्देश, ये थर्ड, 3 भागों में बांटा था, गांधीवादी, समाजवादी हम पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 40 आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, पहले में इसमें 39 याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 43 भी इंपॉर्टेंट है, 43 ये भी इंपॉर्टेंट है, 47। और जो नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में जो मेन अंतर है मैं आपको बता दूं, वो यही है कि नीति निर्देशक तत्वों को लिए आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, ये सरकार की मंशा पर निर्भर करता है कि उनको एप्लीकेबल करे या ना करे। इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की शरण नहीं जा सकते हैं। हाँ, मूल जो हमारे मौलिक अधिकार मिले हैं हमें संविधान में, उनके लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं, वो हमको अधिकार दिए गए। ये सरकार पर डिपेंड करता है कि वो लागू करे या ना करे। तो गांधीवादी वाले में आप अनुच्छेद 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित निर्देश, तो इसमें 44 है, भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, इस पर बात चल रही है, न्यूज़ में आपने देखा होगा, मीडिया में खबर आती है, समान नागरिक संहिता, मीडिया में डिबेट्स होती हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस समय एग्जाम की दृष्टि से, इसके बारे में आप गहराई से पढ़ें। देखिए, आप मूल अधिकारों का वीडियो हमने पहले ही डाल दिया था, वो आप देख सकते हैं। मौलिक कर्तव्यों का भी डाल चुका हूँ, जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं हमारे संविधान में, और मौलिक अधिकारों का।
तो अनुच्छेद जो आर्टिकल 44 है भारतीय संविधान का, जो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। इसमें कहा गया कि भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करना, मतलब समान नागरिक संहिता, समान सभी धर्म सभी वर्गों के लोग पर, जितने भी लोग हैं भारत की जनता है, नागरिकों पर समान कानून लागू होंगे, लागू होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान हैं, कुछ ऐसे कानून हैं, कुछ ऐसी विषम परिस्थितियों में अलग अलग धर्म के समुदाय के लोगों के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं। तो नेक्स्ट 45, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये उदारवादी सिद्धांतों पर। इसमें दिया गया सभी बच्चों को जो 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो ये 45 जो इसी से 21 से जोड़ा गया हमारे मौलिक अधिकारों में, जो अनुच्छेद 21 से है शिक्षा का अधिकार, तो इसी से प्रेरित होकर ये 45वां ये दिया गया इसमें कि बाल्यावस्था में फ्री शिक्षा और उनकी प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल करने की जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 45 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट है 48, ये कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। फिर इसमें 48 इसका एक और पार्ट है, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, ये भी बहुत पर्यावरण वाला 40। नेक्स्ट एक सेकेंड 48A, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहता है ये। इसके आधार पर कई कानून बनाए गए हैं, कई और अनुच्छेद बनाए गए हैं संविधान में, उनको लागू भी किया गया है। पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना, इसमें इससे संबंधित कई कानून बना दिए गए हैं और इस पर काम चल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीधा सीधा कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया, तो इसको याद रखें। नेक्स्ट है 49, राज्य की कलात्मक तथा या ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना, जो कलात्मक हमारे इतिहास से जुड़े हुए हैं, ऐतिहासिक महत्व के जो स्मारक बने हैं उनकी सुरक्षा करना, उस स्थान की रक्षा करना, ये राज्य सरकार का दायित्व होगा। नेक्स्ट जो है वो 50 है, अनुच्छेद 50 जो है आर्टिकल 50, ये राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना। जो न्यायपालिका है उसका अलग कार्य है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है, कार्यपालिका अलग कार्य है, वो अलग निकाय है। तो राज्य की लोक सेवाओं में जो लोक सेवाएं हैं, जैसे एक मजिस्ट्रेट और एक IAS अधिकारी, जो एक जिलाधिकारी है, उसको न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ये किसमें दिया गया, अनुच्छेद 50। फिर है अनुच्छेद 51, यह घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा, राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहन देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इस जो उदारवादी सिद्धांत हैं इनमें से लगभग सारे इंपॉर्टेंट, आप समझिए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, समझ लीजिए किसमें किसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आप ध्यान रखें किसमें वर्णन किया गया, 51 में है। ठीक है, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका कार्यपालिका को पृथक करना, अलग अलग करना, वो उसके लिए कदम उठाना 50 में दिया गया। 49 में ऐतिहासिक महत्व के जो स्मारक हैं, ठीक है, इस तरीके से ये सारे 44, 45, 48, 48A, 49 और 51 और 51A जो बाद में जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया हमारे संविधान में, उस पर पूरा वीडियो बना दिया गया है, आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे DPSP में संशोधन, इसमें संशोधन भी हुआ है। तो क्या क्या संशोधन हुआ है, जब ये टॉपिक पढ़ी रहे हैं तो उसको पूरा खत्म करें अच्छे से। तो DPSP में संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, उसके थ्रू इसमें कई बदलाव किए गए हैं। इसके 42वां संविधान संशोधन 1976 भाग 4 में कुछ बदलाव किए गए। इसमें क्या क्या बदलाव किए गए, इसमें अनुच्छेद 39A आर्टिकल 39A जोड़ा गया। इसमें क्या था, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, ये भी राज्य का एक दायित्व होगा, इसकी ध्यान में रखते हुए कानून गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 43A अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी होना सुनिश्चित करेगा राज्य। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48A पर्यावरण की रक्षा, उसमें सुधार करना, ये तो हमने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। और फिर उसके बाद दूसरी बार संशोधन इसमें 44वां संविधान संशोधन 1977 एक साल बाद किया गया। इसने धारा 2 को अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया, जो घोषित करता है कि राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने और व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूहों के बीच स्थिति, सुविधाओं एवं अवसरों संबंधी असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा कि विशेष रूप से जो आय में आर्थिक असमानताएं हैं, है ना, अमीरी गरीबी से संबंधित, किसी की आय अधिक है, किसी की आय बहुत ही कम है, तो ऐसी आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए क्या करेगा, व्यक्तियों के बीच नहीं, व्यक्ति व्यक्ति की आय कम जाना करेगा, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बल्कि समूहों के बीच, जो समूह लोगों के समूह हैं उनके बीच सुविधाओं अवसरों संबंधी असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा। और इसने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को भी समाप्त कर दिया इसी संशोधन में। ठीक है, मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को भी समाप्त कर दिया, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट इसमें वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, इसने अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया, जो आपको मैंने बताया है, और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार बना दिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखें किस संशोधन द्वारा, ये पूरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आता है कि अनुच्छेद 21 को कब जोड़ा गया, किस संशोधन द्वारा। तो आप बता दें कि वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन 86वां, और ये जो अमेंडमेंट हुआ था
इसके थ्रू जो अनुच्छेद 45 था उसकी विषय वस्तु को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु जो बच्चे हैं उनको फ्री एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ठीक है, वीडियो कैसा लगा ये आप बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।